हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी हम इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इस बुक का 24th चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नेमिंग ऑफ पार्ट्स। दोस्तों, आपने बॉलीवुड की एक फिल्म का गाना जरूर सुना होगा, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अक्सर जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि चल कुछ और रहा होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है। ऐसी सिचुएशन में अक्सर कॉमेडी उभर कर आती है। जितनी सीरियस सिचुएशन हो और उसके अपोजिट में जितना और फनी ख्याल हो, वो उतना ज्यादा ह्यूमरस लगता है। एक वॉर की सिचुएशन के अंदर जब सोल्जर्स को राइफल के पार्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसे वक्त में एक ऐसा सोल्जर है जो आसपास के एक नेचर की खूबसूरती में खो गया है, जो इस सिचुएशन को नेचर की ब्यूटी के साथ कंपेयर कर रहा है। जब ये पूरी पोएम खत्म हो जाती है तो हमारे दिमाग में रखता है कि क्या सच में हमारे इंसानों के ख्यालों के या सीरियसनेस का कुछ नेचर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि वॉर एक बहुत ही भयानक और एक डेंजरस सी सिचुएशन होती है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर भी नेचर अपना काम कंटिन्यूअसली करता रहता है। नेचर अपनी खूबसूरती हमेशा बरकरार रखता है, नेचर का अपना चक्र हमेशा घूमता रहता है। लेकिन एक इंसान ही है जो अक्सर खून खराबे के ऊपर उतर आता है। चलिए पढ़ते हैं इस खूबसूरत सी पोएम को और जानते हैं इस पोएम में से हम क्या सीख सकते हैं। चलिए, हेनरी रीड की लेसन्स ऑफ द वॉर इस वॉल्यूम में से नेमिंग ऑफ द पार्ट्स इस पोएम को लिया गया है। चलिए इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग पढ़ते हैं। टुडे वी हैव नेमिंग ऑफ पार्ट्स, यस्टरडे वी हैड डेली क्लीनिंग। दोस्तों, जब हम इस पोएम को शुरुआत करते हैं तो हमें इमेजिन करना है एक ट्रेनिंग सेशन जारी है, जिसके अंदर कई सारे सोल्जर्स एक तरफ बैठे हुए हैं और उनके सामने एक इंस्ट्रक्टर राइफल्स के पार्ट उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब ये राइफल कौन सी है? वही राइफल जो पिछले 75 सालों से इंडियन पुलिस यूज करते आई है, जिसका नाम है 303 एनफील्ड। ये राइफल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में बड़े पैमाने पर यूज की गई थी, और उसके बाद में अब तक 2020 तक लगभग इंडियन पुलिस इस राइफल को यूज करती आई है। इस पार्ट्स के डिफरेंट नाम इन सोल्जर्स को आज पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर शुरुआत करते हुए कहते हैं, टुडे वी हैव नेमिंग ऑफ पार्ट्स। आज हम इस राइफल के अलग अलग पार्ट्स के नाम जानने वाले हैं। कल हमने इसको किस तरह से क्लीन करना है इसके बारे में पढ़ा था। दोस्तों, अक्सर जो राइफल्स होती हैं उनके अंदर वुड का उपयोग किया गया होता है। यही रीज़न होता है कि अगर आप उसे डेली बेसिस पे क्लीन नहीं करोगे तो कभी कभी उन्हें अंदर जंग लग जाता है, वो कुछ कुछ कीड़े भी उसके अंदर घुस जाते हैं। अगर वैसे कुछ कीड़े घुस गए तो फिर राइफल जाम हो जाती है और फिर शूटिंग में प्रॉब्लम आता है। कई दफ़े जाम होने के बाद शूटिंग आप कर ही नहीं पाते, इसीलिए डेली क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है। एंड टुमारो मॉर्निंग वी शैल हैव व्हाट टू डू आफ्टर फायरिंग। साथ ही साथ वो कल का भी, आने वाले दिन का भी उनको प्लानिंग बताते हैं कि आज जब हम पार्ट्स के नाम पढ़ लेंगे, उसके बाद कल हम सीखेंगे कि फायरिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है। बट टुडे वी हैव नेमिंग ऑफ पार्ट्स। लेकिन आज हमको ये सारे जो पार्ट्स है उनके नाम जानने हैं। अब यहाँ तक ये फर्स्ट वॉइस है इंस्ट्रक्टर का, जो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, और तुरंत यहाँ पे एक दूसरा वॉइस बात कर रहा है जो कहता है, जापानिका लिसन्स लाइक कोरल इन ऑल द नेबरिंग गार्डन्स एंड टुडे वी हैव नेबरिंग ऑफ पार्ट्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इस सिचुएशन को कहते हैं जक्स्ट एपोजिशन। जक्स्ट एपोजिशन का अर्थ होता है विसंगति, बेमलेपन। ये कब उत्पन्न होता है? जब एक सिचुएशन के मध्य में उसकी साइड में दूसरी सिचुएशन को खड़ा कर दिया जाता है, और ये दो सिचुएशन कंपैरिजन में आती है। अक्सर जब जक्सटेपोजिशन में दो सिचुएशन बहुत ही विसंगत हो, यानी एक दूसरे से मैच ना करती हो, तो उसमें से ह्यूमर उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि इस सिचुएशन में हो रहा है। एक तरफ यहाँ पे राइफल के क्लीनिंग की बात की जा रही है, जो कि कोई भी जानता है कि अभी हमको राइफल क्लीनिंग के बारे में सिखाया जा रहा है, कल को फायरिंग कैसे करना है, और ये फायरिंग हमें किसी इंसान के ऊपर ही करनी है। हमारे तरह ही जो दुश्मन सेना का सैनिक है उसकी हमें जान लेनी है। एक बहुत ही सीरियस बात है, उनको भी पता है। इस सीरियस सिचुएशन के अंदर जो सैनिक है उसका दिमाग आसपास के नेचर की ब्यूटी के ऊपर जाके अटक गया है। तो इसमें काफ़ी विसंगति नज़र आती है, और ये हमें ह्यूमर पैदा करते हुए दिखाई देता है। वो सोल्जर देख रहा है जापानिका, जो कि एक कैमेलिया कैटेगरी का
फ्लावर होता है, फूल होता है, वो कहता है जापानिका ग्लिसन कर रहा है। ग्लिसन करने का अर्थ क्या है? अक्सर फूलों के ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदें आकर गिर जाती है और उसके चलते वो पूरा फ्लावर चमकने लगता है, इसे हम ग्लिसन कहते हैं। तो वो कहते हैं जो एक जापानिका का फूल है वो चमक रहा है ठीक उसी तरह से जैसे कोई कोरल चमक रहा हो। कोरल अक्सर समंदर के अंदर छोटे छोटे कोरल रीफ्स होते हैं, तो जिस तरह से ये कोरल रीफ चमकते ठीक वैसे ही जापानिका का ये फूल चमक रहा है आसपास के गार्डन्स के अंदर। लेकिन टुडे वी हैव नेमिंग योर पार्ट्स, इससे हमें समझ में आता है कि उसके दिमाग में ये चल रहा है कि भले ही नेचर में आसपास कितनी ही खूबसूरती क्यों ना हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आज तो हमें पार्ट्स के नाम सीखने हैं। सेकंड स्टांजा के अंदर दिस इज द लोअर स्लिंग स्विवेल। इंस्ट्रक्टर अब टेक्निकल होते जा रही है पोएम, वो कहते हैं ये लोअर स्लिंग स्विवेल होता है। तो अगर आप ठीक से यहाँ पे इस इमेज में डिफरेंट पार्ट्स देखोगे तो यहाँ पे एक पार्ट है जिसे हम स्विवेल कहते हैं, जो लोअर स्लिंग स्विवेल है। उसी के आगे आप देखोगे तो अपर स्लिंग स्विवेल भी है। ये जो स्विवेल होते हैं इनका काम होता है राइफल के एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करना, और इसका उपयोग इस तरह से हो सकता है कि आप जब स्लिंग अटैच करोगे तो उस स्लिंग से, स्लिंग यानी कि पट्टा जो बेल्ट होता है, उस बेल्ट को आप इन दो पार्ट्स को कनेक्ट करके आप राइफल को आपके कंधे के ऊपर लटका सकते हो। Whose use you will see। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि ये जो दोनों स्लिंग्स है इनका उपयोग आप आने वाले समय में देखोगे। When you are given your slings, जब आपको आपके स्लिंग दिए जाएंगे तब आपको इनका उपयोग पता चलेगा। And this is the piling swivel which in your case you have not got। अब यहाँ पे वो कहते हैं और एक पार्ट्स का नाम दिखाते हैं, उनके हाथ में जो राइफल है वो राइफल दिखाते हैं और कहते हैं कि दिस इज पाइलिंग स्विवेल। ये जो भी पार्ट है पाइलिंग स्विवेल है। पाइलिंग स्विवेल का उपयोग किया जाता है जब एक से अधिक राइफल्स को एक साथ आपको अटैच करना होता है एक दूसरे से, इस तरह से जैसे कि आप उसको बल्क में एक जगह पे स्टोर कर सको। तो वो कहते हैं कि ये जो पार्ट है ये आपके पास जो गन्स दी गई है, राइफल्स दी गई है, उनमें ये पार्ट है ही नहीं। इसके ऊपर स्पीकर का एक अपना अंदरूनी दिमाग कहता है द ब्रांचेस होल्ड इन द गार्डन्स देयर साइलेंट एलोक्वेंट गेस्चर्स व्हिच इन आवर केस वी हैव नॉट गॉट। और वो कहता है कि यहाँ पे जो ब्रांचेस है, जो पेड़ों की टहनियाँ है, वो टहनियाँ अपने ऊपर साइलेंट एलोक्वेंट गेस्चर्स रख रही है। जब हम इन प्लांट्स को देख रहे हैं तो वो साइलेंट है, शांति से खड़े हैं अपनी अपनी जगह पे और एलोक्वेंट दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, आकर्षक दिख रहे हैं। विच इन आवर केस वी हैव नॉट। फिर से एक बार उसी के दिमाग में वो कहता है हमारे केस में हम साइलेंट नहीं है और एलोक्वेंट गेस्चर्स भी हमारे पास नहीं है। दिस इज द सेफ्टी कैच विच इज ऑलवेज रिलीज्ड विद एन ईजी फ्लिक ऑफ द थंब। अब सेफ्टी कैच क्या होता है? अक्सर आप देखते हो जब आप किसी राइफल को यूज में नहीं ला रहे और आपके कंधे पर आप लटकाए हुए मान लीजिए, तो हो सकता है गलती से आपकी उंगली ट्रिगर को लग जाए और शूट हो जाए। ऐसा ना हो इसके लिए वहाँ पे एक सेफ्टी कैच दिया हुआ होता है, जिससे कि जब आप सेफ्टी कैच को रिलीज करोगे उसी के बाद ट्रिगर का यूज आप कर सकते हो। तो वो कहते हैं दिस इज द सेफ्टी कैच विच इज ऑलवेज रिलीज्ड विद एन ईजी फ्लिक ऑफ द थंब। अक्सर राइट हैंड साइड में एक कैच दिया जाता है, राइट थंब के नज़दीक, हमारे अंगूठे के नज़दीक ट्रिगर के ऊपर उंगली रख के आप इजीली सिर्फ आपके थंब को हिला के आप इस सेफ्टी कैच को रिलीज कर सकते हो। और उसके ऊपर वो कहते हैं एंड प्लीज डू नॉट लेट मी सी एनीवन यूजिंग हिज फिंगर। अब और वो कहते हैं कि आप इस सेफ्टी कैच को सिर्फ आपके अंगूठे से इजीली आप रिलीज कर सकते हो। और कहते हैं कि मुझे कोई भी ऐसा सोल्जर नहीं दिखना चाहिए जो सेफ्टी कैच को रिलीज करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है अचानक से आपके सामने आपका दुश्मन आ जाए। ऐसे में अगर आप उंगली से सेफ्टी कैच रिलीज करने में टाइम गंवा दोगे तो आपका प्रेशियस बहुमूल्य टाइम वहाँ पे वेस्ट होता है। इसलिए ज़रूरी है कि तुरंत आप इजीली सेफ्टी कैच को आपके अंगूठे से निकालो और फायर करो। You can do it quite easy if you have any strength your thumb
और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर उनको कहते हैं कि आप बहुत आसानी से, क्वाइट इजीली आप सेफ्टी कैच को रिलीज कर सकते हो अगर आपके अंगूठे के अंदर थोड़ी सी भी शक्ति है, थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ है। द ब्लॉसम्स आर फ्रेजाइल एंड मोशनलेस, नेवर लेटिंग एनीवन सी एनी ऑफ देम यूजिंग देयर फिंगर। और यहाँ पे फिर से एक बार स्पीकर का दिमाग, पोएट का दिमाग बोल रहा है, द ब्लॉसम्स आर फ्रेजाइल, जो यहाँ पे फूल है वो फूल फ्रेजाइल है, काफी नाजुक से है और मोशनलेस है, बिल्कुल नहीं हिल रहे। हो सकता है हवा का रुख काफी शांत है उस समय, क्योंकि प्रीवियस स्टांजा के अंदर भी हमने साइलेंट इस वर्ड को पढ़ा है। तो ठीक उसी कारण से वो मोशनलेस है, जो फ्लावर्स है वो अपनी जगह पे एकदम स्तब्ध खड़े हुए हैं, मोशनलेस खड़े हुए हैं। नेवर लेटिंग एनीवन सी एनी ऑफ देम यूजिंग देयर फिंगर। और फिर से एक बार उनके दिमाग में जो इंस्ट्रक्टर के वर्ड्स है वो फिर से एक बार गूंज रहे, नेवर लेटिंग एनीवन सी एनी ऑफ देम यूजिंग देयर फिंगर। जो उन्होंने बोला उसके ऊपर उनका ध्यान थोड़ी तरफ, पोएट का ध्यान थोड़ी देर के लिए इंस्ट्रक्टर के ऊपर जा रहा है और फिर से एक बार उनका ध्यान आसपास की नेचर की खूबसूरती के ऊपर चला जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि उनको इस वॉर के डिफरेंट चीज़ों के अंदर, युद्ध के अंदर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। एंड दिस यू कैन सी इज द बोल्ट। अब आपने देखा होगा जब किसी राइफल को मूवीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है तो अक्सर जो पुलिसमैन होते हैं वो किसी पार्ट को पीछे की तरफ खींचते हैं और फिर से आगे ढकेलते हैं, उस पार्ट को कहते हैं बोल्ट। बोल्ट का उपयोग होता है गोली का जो केस होता है, जो यूज हो चुकी गोली है उसके केस को बाहर फेंकना और नई गोली को बैरल के अंदर लोड करना। तो वो कहते हैं दिस इज द बोल्ट, ये जो पार्ट है इसे बोल्ट कहते हैं। द पर्पज ऑफ दिस इज टू ओपन द ब्रीच। और वो कहते हैं जो बोल्ट है इसका पर्पज है ब्रीच को ओपन करना। ब्रीच क्या होता है? ब्रीच के अंदर आप गोलियों को लोड करते हो, मैगजीन के अंदर। आप जब ब्रीच के अंदर गोलियां डालते हो तो मैगजीन के अंदर वो लोड हो जाती है, यानी कि आपके बंदूक के अंदर गोलियां आप भरते हो। एज यू सी वी कैन स्लाइड इट रैपिडली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। और जैसे मैंने आपको कहा था जो बोल्ट होता है उसको आप तुरंत तेजी से पीछे खींचते हो और आगे की तरफ वापस रिसेट कर देते हो, तो उसके बाद आप फिर से एक बार गोली चला सकते हो। हर एक बार गोली चलाने के बाद आपको फिर से एक बार बोल्ट को पीछे खींचना होता है और वापस उसकी जगह पे रिसेट करना होता है। और इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि आप रैपिडली, आप तेजी के साथ इसे पीछे और आगे खींच सकते हो। वी कॉल दिस ईजिंग द स्प्रिंग, और इस प्रोसेस को हम ईजिंग द स्प्रिंग कहते हैं। इसी के ऊपर पोएट का दिमाग कह रहा है एंड रैपिडली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स द अर्ली बीज आर असॉल्टिंग एंड फंबलिंग द फ्लावर्स। वो कहता है कि बहुत रैपिडली, बहुत तेजी के साथ जो बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, वो फूलों के ऊपर असॉल्ट कर रही है, अटैक कर रही है। आपको पता है जब कभी मधुमक्खियां आती है तो बहुत झुंड में आती है, हजारों लाखों मधुमक्खियां आ जाती है और वो फूलों के ऊपर अटैक करे समान हमको प्रतीत होता है। तो वहाँ पे कई सारे फूल हैं, हमने प्रीवियस स्टांजा के अंदर देखा है, ब्लॉसम आ चुके हैं। तो उन ब्लॉसम्स के ऊपर कई सारी मधुमक्खियां आ रही है और उन मधुमक्खियों की मूवमेंट बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स है, वो पीछे आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको उसमें से नेक्टर निकालना होता है। और इस मूवमेंट को फंबलिंग द फ्लावर्स, वो कह रहे कि जब वो इस तरह से असॉल्ट कर रहे हैं तो फ्लावर्स क्या हो रहे हैं? फंबल हो रहे हैं, अपनी जगह से थोड़े बहुत हिलने लग रहे हैं। दे कॉल इट ईजिंग द स्प्रिंग, और वो कह रहे हैं दे कॉल इट ईजिंग द स्प्रिंग। इस सेंटेंस को हम अलग सेंस में ले सकते हैं, स्प्रिंग यानी कि बसंत की ऋतु, और यहाँ पे वो कहते हैं इसको हम ईजिंग द स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग मौसम के अंदर यानी बसंत ऋतु के अंदर जब सब कुछ ईज हो जाता है, सब कुछ खूबसूरत हो जाता है, इससे इस तरह से वो इस सिचुएशन का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे स्प्रिंग शब्द को उन्होंने डिफरेंट तरीके से यूज किया हुआ है। दे कॉल इट ईजिंग द स्प्रिंग, इट इज परफेक्टली इजी इफ यू हैव एनी स्ट्रेंथ इन योर थंब। और फिर से एक बार अपने ही दिमाग के अंदर पोएट बात करते हैं, दे कॉल इट ईजिंग द स्प्रिंग, और फिर कहते हैं इट इज परफेक्टली इजी इफ यू हैव एनी स्ट्रेंथ इन योर थंब। और यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि प्रीवियसली इंस्ट्रक्टर कुछ बोल रहे थे लेकिन उसके ऊपर पोएट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, और फिर से एक बार
इंस्ट्रक्टर कह रहे हैं इट इज़ परफेक्टली ईजी इफ़ यू हैव एनी स्ट्रेंथ इन योर थंब। और फिर से एक बार इंस्ट्रक्टर कह रहे हैं कि ये बहुत आसान है अगर आपके थंब के अंदर थोड़ी सी भी ताकत है। हो सकता है फिर से एक बार वो सेफ्टी कैच के बारे में ही डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं या फिर किसी और पार्ट के बारे में वो जानकारी देते हुए कह रहे हैं इट इज़ परफेक्टली ईजी, ये बहुत आसान है अगर आपके अंगूठे के अंदर थोड़ी भी ताकत है। लाइक द बोल्ट एंड द ब्रिज एंड द कॉकिंग पीस एंड द पॉइंट ऑफ बैलेंस विच इन आवर केस वी हैव नॉट गॉट। और यहाँ पे वो कहते हैं ठीक उसी तरह से जैसे बोल्ट और ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है और कॉकिंग पीस ये भी एक टेक्निकल पार्ट है। एंड पॉइंट ऑफ बैलेंस, जिस पॉइंट के ऊपर राइफल को खड़ा किया जाता है, विच इन आवर केस वी हैव नॉट गॉट। और वो कहते हैं हमारी केस में जो राइफल हमें दी गई है उसके ऊपर हो सकता है ये पॉइंट नहीं है या फिर क्योंकि ये सारे सैनिक नए हैं और इनको ये ठीक से नहीं पता है, तो इसके लिए भी इंस्ट्रक्टर उन्हें कह रहे हैं कि हमें अभी पॉइंट ऑफ बैलेंस अच्छे से पता नहीं है। एक बार जब आपको राइफल हैंडलिंग करने का एक्सपीरियंस आ जाता है तब आपको अपने आप पता चल जाता है कि पॉइंट ऑफ बैलेंस कहाँ पे है। आप आसानी से देख सकते हो कि कहाँ पे आप राइफल को टिका सकते हो और वहाँ पे टिका के आप अच्छे से निशाना लगा सकते हो। और उसके ऊपर फिर से एक बार पोएट का दिमाग बात कर रहा है, वो कहता है एंड द आलमंड ब्लॉसम साइलेंट इन ऑल द गार्डन्स एंड द बीज गोइंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स फॉर टुडे वी हैव नेमिंग ऑफ पार्ट्स। और फिर से एक बार उनका ध्यान अपने इर्द गिर्द जो गार्डन है उसके ऊपर जा रहा है और वहाँ पे वो देख रहे हैं जो आलमंड है, जो बादाम है, उसके पेड़ के ऊपर काफ़ी ब्लॉसम आया हुआ है, उसको काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं। आप देखते हो बादाम को छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल आया करते हैं, तो फूल वहाँ पे आए हुए हैं और पूरा का पूरा गार्डन साइलेंट है, शांत है। और उसके ऊपर मधुमक्खियाँ आगे पीछे आ जा रहे हैं, उनका काम वो कर रही हैं। नेचर अपनी जगह पर अपना काम व्यवस्थितता से कर रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे उनके लिए वॉर या युद्ध कोई मायने ही नहीं रखता। फॉर टुडे वी हैव नेमिंग ऑफ पार्ट्स, क्योंकि आज हम नेमिंग ऑफ पार्ट्स पढ़ रहे हैं। इस पूरे पोएम को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि वॉर कितना सीरियस सा टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हर एक सैनिक को वॉर पसंद है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंसान का बेसिक नेचर है वो शांति प्रिय है। इंसान पहले से अपने आप की रक्षा करना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करना चाहता है। कहीं ना कहीं इसी का डर दिखाकर सैनिकों को युद्ध के लिए प्रवृत्त किया जाता है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो दुश्मन हमारे देश में घुस जाएंगे और फिर हम सब की ज़िंदगी खराब कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ गया। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।